हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक के हर चैप्टर को सिंपल, इजी, क्रिस्प वे में समझेंगे। ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम का मीनिंग समझ लेते हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये बाइपोलैरिटी होती क्या है? बाइपोलैरिटी का मतलब है वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में दो पावर्स उभर के आई थी वर्ल्ड के सामने। एक पावर थी यूएसए की पावर, यूएसए एक सुपर पावर था। दूसरी जो पावर थी वो था यूएसएसआर। ओके, अब जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बढ़ गया था। कुछ कंट्रीज यूएसए को सपोर्ट करती थी, वो यूएसए के ब्लॉक में चली गई थी। कुछ कंट्रीज यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी और वो यूएसएसआर के ब्लॉक में चली गई थी। और जब पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ गया था, इसी को बोला गया बाइपोलर वर्ल्ड, और इसी से वर्ड आया बाइपोलैरिटी। और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये बाइपोलैरिटी खत्म हुई, कैसे ये बाइपोलैरिटी एंड हुई। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बर्लिन वॉल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। बर्लिन वॉल का जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि कब ये बिल्ड हुई थी, कितने किलोमीटर्स की ये थी, और कब ये फाइनली लोगों ने तोड़ दी थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बर्लिन वॉल है वो ग्रेटेस्ट सिंबल है कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में बढ़ गया था, एक यूएसए के ब्लॉक में और एक यूएसएसआर के ब्लॉक में। और ये बर्लिन के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है। बर्लिन में एक दीवार बनाई गई जिसने सेपरेट किया ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। ये वॉल जो थी वो 1961 में बनाई गई थी। मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। ये 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वॉल थी जो 28 साल तक खड़ी रही थी। और इसकी वजह से क्या सिंबलाइज हुआ? इससे ये सिंबलाइज हुआ कि जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो यूएसए की आइडियोलॉजी थी और कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो यूएसएसआर की थी। अब फाइनली 9 नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल को लोगों ने तोड़ दिया। बर्लिन वॉल लोगों ने तोड़ दी 9 नवंबर 1989 में। और इसकी वजह से क्या हुआ? जो जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था उसका यूनिफिकेशन हो गया। और यही से शुरुआत होती है एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। यहीं से शुरुआत होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कैसे सोवियत यूनियन टुकड़ों में टूट गया था। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। लेसन आउटलाइन। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोवियत यूनियन के बारे में, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सोवियत सिस्टम। अब ये सोवियत सिस्टम है क्या? बेसिकली यूएसएसआर को ही सोवियत यूनियन एज वेल एज सोवियत सिस्टम कहा जाता है। सोवियत सिस्टम और यूएसएसआर सेम ही चीजें हैं। अब मैं आपको यूएसएसआर का फुल फॉर्म बता देती हूँ। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1917 में, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद यूएसएसआर स्टेब्लिश हुआ था। इन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था और साथ ही साथ कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको अपोज किया था, उसके खिलाफ थे ये। और इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अबॉलिश किया था। ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इक्वालिटी पे बेस्ड हो, इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते थे, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे। अब देखते हैं इसके की फीचर्स क्या क्या है। डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस था यहाँ पर। और प्लान्ड इकोनॉमी थी। प्लान्ड इकोनॉमी थी जिस पर स्टेट का कंट्रोल था, प्रोडक्शन पर भी और रिसोर्सेज पर ही स्टेट का कंट्रोल था। और जो वेलफेयर था, जैसे बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये चीज़ें भी स्टेट ही देख रही थी। एक वेलफेयर स्टेट बनाया इन्होंने जो बेसिक नीड्स भी लोगों की पूरी कर रही थी। साथ में अथॉरिटेरियन गवर्नेंस थी। अथॉरिटेरियन रूल इन्होंने यहाँ पे लागू किया था जिससे कि लोगों की जो फ्रीडम थी वो लिमिटेड थी और डेमोक्रेसी भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में वहां पर थी। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड एंड सोशलिस्ट ब्लॉक। अब जो कंट्रीज ने मिलकर ये यूएसएसआर बनाया था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर एक यूएसएसआर इन्होंने बनाया था। इवन
आई थिंक 15 रिपब्लिक कंट्रीज थी जो साथ में आई थी और उन्होंने ये यूएसएसआर को इस्टेब्लिश किया था। अब ये जो कंट्रीज हैं, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज को हम सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं और सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं। हम सोशलिस्ट ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था। साथ ही साथ इनका एक मिलिट्री अलायंस है जिसका नाम है वॉर्सो पैक्ट। इसके ऊपर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि जो वॉर्सो पैक्ट है वो किसका मिलिट्री अलायंस है, यूएसएसआर का या यूएसए का? तो इसका आंसर है यूएसएसआर। तो वॉर्सो एक इनका मिलिट्री अलायंस था, वॉर्सो पैक्ट उसका नाम था। अब देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आए। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। ब्यूरोक्रेसी में इनएफिशिएंसी थी और साथ साथ करप्शन भी बहुत ज्यादा था, और जो रीजनल आइडेंटिटीज थी उनको सप्रेस करा जा रहा था। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो सोवियत सिस्टम के रहे थे। तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यही था कि जो सोवियत इकोनॉमी थी, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी थी आफ्टर यूएसए के बाद सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी जो वर्ल्ड में थी वो सोवियत इकोनॉमी थी। साथ ही साथ इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स और वास्ट था, और इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत सारे थे, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील मशीनरी प्रोडक्शन इनके पास था। और इनका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो कनेक्ट करता था रिमोटेस्ट एरियाज तक। और साथ ही साथ इनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत डेवलप्ड थी, और वो पिन से लेके कार तक हर चीज प्रोड्यूस करते थे। और सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी गवर्नमेंट चला रही थी, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स जो थी वो गवर्नमेंट चला रही थी। अब हम देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था सोवियत सिस्टम का। सबसे पहले ये बहुत अथॉरिटेटिव था और ब्यूरोक्रेटिक था, बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव पावर हो गई थी और ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज्यादा था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब लोगों के पास बोलने की फ्रीडम नहीं थी, स्पीच की फ्रीडम नहीं थी, डेमोक्रेसी का लैक था, वन पार्टी सिस्टम चल रहा था यहाँ पर। रशिया का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था, और जो रिपब्लिक्स थे उनके ऊपर। लैग्ड बिहाइंड यूएस से ये पीछे ही चल रहा था, मतलब हर चीज में ये अच्छा कर रहे थे बट दे लैग्ड बिहाइंड यूएस से हमेशा ये पीछे ही चल रहे थे। और साथ ही साथ अफगानिस्तान में इन्होंने इन्वेजन किया था 1979 में, उसकी वजह से जो सोवियत सिस्टम था वो और ज्यादा वीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो हम देखेंगे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर क्यों टूटा और गोरबाचेव का उसमें क्या रोल रहा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये गोरबाचेव हैं कौन। मिखाइल गोरबाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के 1985 में। 1985 में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का, और उन्होंने रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए। और जो इनके रिफॉर्म्स थे ये वन ऑफ द मेजर रोल निभा रहे थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले वो चाहते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए, और वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाह रहे थे सोवियत यूनियन के अंदर। अब इसी बीच क्या हुआ, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो ब्लॉक था, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का ब्लॉक था सोवियत यूनियन का, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ और सोवियत सिस्टम के खिलाफ, सोवियत कंट्रोल के खिलाफ। अब गोरबाचेव जो थे उन्होंने इंटरवीन ही नहीं किया डिस्टर्बेंस में, उसको रोका ही नहीं, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट का जो रिजाइम था वो कोलैप्स होते जा रहा था, खत्म होते जा रहा था एक के बाद एक। अब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो थे इसको अपोज कर रहे थे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा कम्युनिस्ट रूल है उसके अंदर रिफॉर्म्स हो और डेमोक्रेसी आए। तो उन्होंने क्या बोला कि हम तख्ता पलट करेंगे 1991 में, गोरबाचेव को ही उसकी कुर्सी से हटा देंगे, और ये जो कम्युनिस्ट रूल को चेंज करके डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वो ला रहा है उसको हम खत्म कर देंगे, उसको हम नहीं होने देंगे। ऐसा किसने बोला? कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने ऐसा बोला, जो कट्टर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे उन लोगों ने ऐसा बोला। बट इस दौरान तक, इस टाइम तक जो लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे कंट्री में जो रह रहे थे, उन्होंने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था, और वो नहीं चाहते थे कि जो ओल्ड स्टाइल रूल हो रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का वो चलता रहे। वो फ्रीडम चाहते थे, वो चाहते थे डेमोक्रेसी आए, और वो फ्रीडम चाहते थे इस कम्युनिस्ट रूल से। अब क्या हुआ 1991 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन की जो लीडरशिप थी, इसके अंडर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों रिपब्लिक्स जो वन ऑफ द मेजर रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और सोवियत यूनियन से डिसबैंड कर दिया, मतलब बोल दिया कि हम सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है।
और इन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो थे बाकी और जो पोस्ट सोवियत जो कंट्रीज बनी उन्होंने कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी ये किसकी आइडियोलॉजी थी, ये यूएसए की आइडियोलॉजी थी। इसी तरह जो सोवियत यूनियन था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब रशिया जो था उसको एक्सेप्ट किया गया सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। जो रशिया की जो कंट्री है उसको एज ए सक्सेसर चुना गया सोवियत यूनियन का। और जो सोवियत की सीट थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो कौन सी कंट्री को मिली, वो रशिया को मिली। रशिया ने सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स जो सोवियत यूनियन ने किए थे उनको एक्सेप्ट किया। एंड दैट्स हाउ सोवियत यूनियन गॉट डिसइंटीग्रेटेड। अब हम देखेंगे कि क्या क्या की कॉजेज रहे जिसकी वजह से सोवियत यूनियन और यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उनकी इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, वो ग्रो नहीं कर रही थी, इनएफिशिएंट रही ग्रो करने के लिए। वहां बहुत ज्यादा करप्शन था, सिस्टम में अपनी मिस्टेक्स जो थी वो सही नहीं कर रहे थे और करप्ट लोग वहां पे आ गए थे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हाई मिलिट्री स्पेंडिंग थी, वो बहुत ज्यादा अपना जो पैसा था वो मिलिट्री को पावरफुल बनाने में लगा रहे थे और आर्म रेस कर रहे थे यूएसए के साथ। मतलब किसके पास ज्यादा वेपन्स है ये रेस उनकी यूएसए के साथ चल रही थी, जिसकी वजह से उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलिट्री पर लग रहा था। साथ ही साथ हम देखेंगे राइजिंग नेशनलिज्म एंड डिमांड फॉर सॉवरेनिटी विद इन रिपब्लिक्स। अब जो रिपब्लिक्स थे, जो छोटे छोटे रिपब्लिक्स थे जिनको मिलकर पूरा ये यूएसएसआर बना था, वो रिपब्लिक्स के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी आना और वो डिमांड करते सॉवरेनिटी, वो फ्रीडम चाह रहे थे, वो नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर आ गई थी। और देखेंगे हम गोर्बाचेव्स रिफॉर्म्स डिस्टेबलाइज द सिस्टम। अब जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे, जैसे कि वो चाह रहे थे कि वो डेमोक्रेसी को लाएं और अपनी वेस्ट के साथ जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करें, ये सारे जो रिफॉर्म्स उन्होंने करे उसकी वजह से भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। और साथ में हमने देखा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपीरियरिटी ऑफ द वेस्ट। जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस थे जिसमें दिख रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूएसए का पार्ट है, जो वेस्ट कंट्रीज जो यूएसए के ब्लॉक में है वो ज्यादा सुपीरियर है, वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ज्यादा ग्रो कर रही हैं। ये सब चीजें भी वहाँ के लोगों को दिख रही थी और वो वहाँ की जो सिटीजन्स थे वो चाह रहे थे कि वो भी कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करें और ये कम्युनिस्ट डिजाइन से वो छुटकारा पाए। अब ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस कर गई हमारे डिसइंटीग्रेशन को, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर। तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखा कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। जो ये शीत युद्ध चल रहा था वर्ल्ड में इतने टाइम से वो खत्म हो गया। जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में वो खत्म हो गया था। डीमिलिटराइजेशन हो गया था, मतलब जो ये मिलिट्री की रेस चल रही थी, वेपन्स की, न्यूक्लियर आर्म्स की जो ये रेस चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो खत्म हो गई थी। न्यूक्लियर डिसआर्मेंट एग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जहां पर हमने बोला कि हम न्यूक्लियर का यूज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। सेकंड है यूनिपोलर वर्ल्ड। अब जैसे हमने देखा था हमारे चैप्टर का नाम ही एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, मतलब जो पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, दो पार्ट में बढ़ गया था यूएसएसआर और यूएसए के ब्लॉक्स में, अब वो वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था। मतलब यूएसए जो था वो सोल सुपर पावर के रूप में उभर कर आया था, यूएसए ही एक सुपर पावर बचा था वर्ल्ड में। कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी जो थी ये वर्ल्ड में गेन कर रही थी प्रोमिनेंस, मतलब कि वर्ल्ड में बहुत फेमस हो रहा था कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट और लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ न्यू नेशंस इमर्ज हुए, 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इमर्ज हुई। जो पहले यूएसएसआर की पार्ट थी अब वो 15 इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे इमर्ज हुई। बाल्टिक स्टेट्स बनी जिन्होंने नाटो और ईयू को ज्वाइन किया। जो नाटो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और जो ईयू है वो है यूरोपियन यूनियन। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी स्टेट्स ने जो अभी इंडिपेंडेंट हुई थी उन्होंने इनको ज्वाइन किया। साथ ही साथ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उन्होंने क्लोज टाइज मेंटेन रखे रशिया के साथ, रशिया के साथ उन्होंने क्लोज टाइज मेंटेन रखे, अपना अच्छा रिलेशनशिप बनाया।
अब हम देखेंगे शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स। अभी जो ट्रांजिशन था, जैसे ही कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई, तो उन्होंने ट्रांजिशन की अपनी इकोनॉमी को फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ट्रांजिशन किया। अभी जो ट्रांजिशन था ये बहुत ही ईजी प्रोसेस नहीं था, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था। उन्होंने मॉडल अपनाया कैपिटलिस्ट सिस्टम का और डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम का। अब इसको इन्फ्लुएंस किसने किया? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने लोन दिया इन कंट्रीज को ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसलेट कर पाए, अपनी इकोनॉमी में ट्रांजिशन ले आ पाए, और इसी को कहा गया शॉक थेरेपी। अभी जो शॉक थेरेपी थी, इसका जो प्रभाव था, जो इसकी इंटेंसिटी थी और स्पीड थी, वो हर कंट्री में अलग अलग थी। मतलब जो जो कंट्रीज ट्रांजिट करी थी सब में अलग अलग थी, बट इसकी डायरेक्शंस और फीचर्स जो थे वो सिमिलर ही थे हर कंट्री में। अब जो हर कंट्री थी वो रिक्वायर कर रही थी कि वो टोटल शिफ्ट कर दें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टोटली शिफ्ट हो जाए, और कम्युनिस्ट जो उनकी इकोनॉमी थी, जो सोशलिज्म की जो उनकी इकोनॉमी थी अथॉरिटेरियनिज्म की, वो छोड़कर सीधा शिफ्ट हो जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब इसको करने के लिए इट वॉज नॉट ईजी प्रोसेस, इट वॉज अ पेनफुल ट्रांजिशन प्रोसेस। अब जो द ट्रांजिशन जो था, इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेज अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। अब जो सोवियत ब्लॉक के जो कंट्रीज थी, उनके जो ट्रेड अलायंसेस थे दूसरी कंट्रीज के साथ, उसमें भी क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया, वो अलायंसेस भी टूट गए। अब नए अलायंसेस बनाने थे, कंट्री को न्यू इकोनॉमी में इमर्ज करना था, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अब वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए इस शॉक थेरेपी के। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी की, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, हमने क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज सहे इस शॉक थेरेपी के बाद। तो जो ट्रांजिशन था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म का, वो बहुत रैपिड और केओटिक था। मतलब बहुत ज़्यादा उथल पथल हो गई थी हर चीज़ की, और एकदम से ये ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो गया था। तो क्या क्या चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या आए? बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो थी वो रुइन हो गई थी, तहस नहस हो गई थी, और इसकी वजह से लोगों की लाइफ में डिजास्टर सा आ गया था। ओके, और जो रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी कोलैप्स हो गई थी। 90% ऑफ इस इंडस्ट्रीज जो थी वो कोलैप्स हो गई थी, और उसको सेल पर डाल दिया गया था कि सेल पर डालेंगे ताकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनी उनको खरीद पाए। दिस वॉज द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। इसको कहा गया कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैराज सेल रहा है हिस्ट्री में। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यू थी रूबल की, रूबल जो था वो रशियन करेंसी थी, उसकी वैल्यू भी डिक्लाइन हो गई थी ड्रास्टिकली। मेजर चेंज आया था, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो वैल्यू थी रूबल की वो गिर गई थी मार्केट के अंदर। हाइपर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्च, बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, रशिया के अंदर जीडीपी में भी डिक्लाइन आ गया था, और फूड इनसिक्योरिटी आ गई थी। मतलब खाने के लिए फूड नहीं था, ना इकोनॉमी अच्छी थी, इकोनॉमी रुइन हो गई थी, पैसे नहीं थे, और जो रशिया की करेंसी थी उसकी भी वैल्यू जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी। तो बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमने झेले शॉक थेरेपी के। साथ ही साथ हम देखेंगे पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या है। अभी वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि ट्रांजिशन एकदम से हुआ, तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी वीक चल रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और साथ में राइज हो रहा था अथॉरिटेरियन लीडर्स का, करप्शन एंड माफिया डोमिनेंस बढ़ रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, माफिया जो थे वो मार्केट को कंट्रोल करने लग गए थे, उनका डोमिनेंस बढ़ने लग गया था। और साथ में सोशल इम्पैक्ट हम देखते हैं, लॉज ऑफ वेलफेयर सिस्टम पुश्ड मैनी इनटू पॉवर्टी। अब जो सरकार ने वेलफेयर सिस्टम्स रखी थी कम्युनिस्ट रिजाइम के अंदर, वो सब अब जो थी वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से जो लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे और पॉवर्टी की तरफ पुश हो गए थे। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सारे इम्पैक्ट हमने देखे शॉक थेरेपी के। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज थी, जो ये नई कंट्रीज की जो इकोनॉमीज थी, ये धीरे धीरे रिवाइव हो रही थी 2000 तक। मतलब जब सन 2000 आया तब तक ये धीरे धीरे रिवाइव होना स्टार्ट हो गई थी, आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद इनकी जो इकोनॉमीज थी वो रिवाइव होके थोड़ा थोड़ा अपनी लाइन पे आना स्टार्ट हो रही थी।
अब जो रीजन था, मेन रीजन इनके रिवाइवल का, मतलब जब इनकी इकोनॉमी ठीक हो रही थी उसका रीजन क्या था? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो रिवाइव हो रही थी उनका रीजन यही था कि वो एक्सपोर्ट कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज को। यहाँ पे रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मेजर ऑयल और गैस के प्रोड्यूसर्स बनते जा रहे थे। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इनका रिवाइवल कैसे हुआ? जब इन्होंने अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तब इनकी जो इकोनॉमीज थी वो धीरे धीरे पटरी पे आने लगी, धीरे धीरे ठीक होने लगी। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अभी ये जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, सिविल वॉर्स हो रही थी, इंसर्जेंसीज हो रही थी। वन ऑफ द वॉर इज बल्कन वॉर, जहाँ पे यूगोस्लाविया जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एथनिक वायलेंस हुआ। नाटो इंटरवीन्ड इन बोस्निया और कोसोवो। कोसोवो और बोस्निया की जो लड़ाई थी वहाँ पे नाटो ने इंटरवीन किया। साथ ही साथ एथनिक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे चेचनिया और दगिस्तान में। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी, सिविल वॉर चल रहे थे तजाकिस्तान में भी, और साथ ही साथ जॉर्जिया के अंदर भी। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ऐसी कंट्रीज में जो थी फाइटिंग हो रही थी रिवर वाटर के ऊपर। और सेंट्रल एशिया की अब बात कर लेते हैं। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी, जो पहले जो थी सोवियत यूनियन का पार्ट, अब वो जो इंडिपेंडेंट हो गई थी, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, वहां पर जो था वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे। मतलब हाइड्रोकार्बन वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, इसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे थे ग्लोबल पावर्स को, लाइक यूएसए, रशिया, चाइना, इन सबको वो अट्रैक्ट कर रहा था। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाइड हो गया वहां पर। आफ्टर 11 September 2001, US wanted military base in region and paid the governments of all central states to hire base and allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq। मतलब जो यूएसए था उसने ना पैसे देके खरीद लिया था बहुत सारी गवर्नमेंट्स को और बोला था कि उनको अलाउ करें वहां पे वो मिलिट्री बेस बना पाए और उनके एयरप्लेन्स को उड़ने की उनको परमिशन मिले जब वॉर चल रहा हो अफगानिस्तान और इराक के बीच में। तो ये सब चीजें वर्ल्ड में चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, टेंशन हो रहे थे उस टाइम। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। अब जो इंडिया था उसने गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा था पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन किसके साथ था? रशिया के साथ। रशिया और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। इंडियाज रिलेशन विद रशिया आर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए रशिया के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है डिफेंस में, एनर्जी में और स्पेस टेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ रशिया और इंडिया का एक विजन था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बहुत सारी को एग्जिस्टिंग सेवरल पावर जो इंटरनेशनल सिस्टम में कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे थे यहाँ पे हम। और साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में हमने क्या क्या साइन करी थी एग्रीमेंट्स। तो जॉइंट वेंचर्स था ऑयल और गैस सेक्टर में। ऑयल और गैस सेक्टर में हम साथ में काम कर रहे थे। इंडियाज रिलायंस ऑन रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। इंडिया जो था वो रशियन के जो मिलिट्री हार्डवेयर पे थे उस पर रिलायंट था। मतलब इंडिया जो था मिलिट्री, जो हमारी मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर थे मिलिट्री के वो हम रशिया से ही लेते थे। साथ ही साथ हमने मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए थे इंडिया और रशिया के साथ। इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट भी हुआ था 2008 में। हमारे कल्चरल बॉन्ड भी बहुत अच्छे थे। बॉलीवुड एंड इंडियन कल्चर जो था वो रिमेन्ड पॉपुलर इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया। हमारा जो बॉलीवुड था वो बहुत पॉपुलर था रशिया के अंदर। फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन, जो ये हीरोज थे, इंडियन हीरोज थे, ये हाउस होल्ड नेम्स थे रशिया के अंदर और बहुत सारी पोस्ट सोवियत कंट्रीज के अंदर। वहां पे बहुत सारे लोग हिंदी फिल्म्स के सॉन्ग सुनते थे। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर मेमोरी, मतलब उनकी मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इंडिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और साथ ही में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।